तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तुम लोग सोच रहे होगे कि यार भैया क्यूआर सीरीज का टीजर आ गया, फिर उसके बाद फुल वीडियो भी आ गई, लेकिन लेक्चर्स कहाँ रह गए। तो देखो यार, तुम लोगों को पहली बात तो एक टास्क दिया गया था, वो तुम लोगों ने पूरा किया नहीं। तो एक तो वो रीज़न था। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी यार। मतलब सर्दी हो रही है, तो तुम समझ रहे हो, अभी भी सर्दी जुकाम हो ही रहा है। तो इस वजह से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। तो लेकिन पर सुनो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम लोगों के एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करा दूंगा। इस बात का मैंने अगर गारंटी ली है तो ली है, ठीक है। तो तुम लोगों को उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये बात समझने की है कि मैं तुम्हारा रिवीजन ही करवा पाऊंगा। लेकिन जिस किसी बंदे का ऐसा है कि चैप्टर ही नहीं पूरे हुए, तो यार देखो, इधर उधर की बातें छोड़ो फिलहाल। अच्छे इतने सारे टीचर्स हैं, किसी का भी देखो यूट्यूब पे वन शॉट देखो, या फिर जहां तुम कोचिंग में हो अपनी वहां से खत्म करो, चैप्टर पहले खत्म करो, क्योंकि एट द एंड तुमको करना रिवीजन ही है, वो हम करवा देंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है अपना डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक चैप्टर्स का लेक्चर आता जाएगा, तुम लोग बस लेक्चर देखो और रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है अपना डेवलपमेंट, राइट। डेवलपमेंट, ठीक है। तो उससे देखो यार, सबसे पहले बता दूं, टॉपर्स क्लैन बिल्कुल नया चैनल है। तुम लोगों को बोला गया था कि उसको सब्सक्राइब कर लो, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो, टॉपर्स क्लैन का हम लोगों ने एक इंस्टाग्राम पेज भी बना रखा है, जल्दी से जाके उसको फॉलो कर लो। और ये एक मेरा भी है, तो जिसको लग रहा हो कि यार भैया को भी फॉलो कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, तो यार तो कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। सबसे पहला ये है कि होता क्या है भैया डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, सच एज फ्रीडम, इकोनॉमिक इक्वेलिटी, सिक्योरिटी, लाइफ विद डिग्निटी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि देखो, सिर्फ डेवलपमेंट होने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं। डेवलप होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि फ्रीडम, तुम लोगों को घूमने फिरने दिया जाए आराम से इधर उधर, ठीक है। तुम्हारा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, तुम लोग अच्छे अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनो, ठीक है, अच्छे डिवाइसेस यूज़ करो, अच्छे गैजेट्स यूज़ करो, राइट। तो इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो क्या है, हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और नेशनल डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अपना क्या की फोकस रहेगा, अपना की फोकस रहेगा कि दैट डेवलपमेंट इज अ मिक्स ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गोल्स। यानी कि देखो, मटेरियल और नॉन मटेरियल में फर्क समझो। मटेरियलिस्टिक गोल क्या है कि तुम्हारे पास मतलब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा डिवाइसेस हो, ठीक है, अच्छी चीजें हो तुम्हारे पास रहने पहनने ओढ़ने के लिए। और नॉन मटेरियल गोल क्या है, यानी कि हमारे पास कुछ भी एक कोई मटेरियल नहीं होगा हाथ में। दैट इज लाइक फीलिंग, जैसे अपना जो इंडिया है वो ग्रोथ करे, ठीक है, अपने कंट्री के लिए बढ़िया हो, फ्रीडम हो अपने पास, ठीक है, इक्वलिटी हो सबके लिए, ये है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। तो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है अपना डेवलपमेंट, ठीक। कोर प्रिंसिपल क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ये चीज हमें याद रखनी है। जैसे कि हम सिर्फ अपने अपने बारे में ना सोचें, हम लोगों से आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हम लोगों की जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनके बारे में भी हमको सोचना है ना। तो उनके डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होता क्या है भैया। तो पहला देखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मींस अचीविंग होप्स एंड पॉसिबिलिटीज थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हम लोगों को पता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हम लोगों का इलेक्शंस होता है, राइट। तो उसकी तरफ से जैसे कि हमें पता है कि यार हम इस पार्टी को अगर वोट देंगे, तो इस पार्टी से हमारी एक होप जुड़ जाती है, एक उम्मीद जुड़ जाती है कि ये हमारे लिए कल को ये चीज़ें करेगी, तो ये हमारे लिए डेवलपमेंट लाएगी, है ना। तो ये एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है एक। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेडिशनली मीजर्ड बाय इनकम लेवल्स। तो पहले अपन लोग क्या करते थे, डेवलपमेंट को ना पैसों के बेसिस पे वो करते हैं। तो ये हो गया एक तुम्हारा इकोनॉमिकल वाली साइड, जैसे कि मतलब एक अमाउंट है, उस अमाउंट से कम कंट्री को गरीब बोला जाएगा, उस अमाउंट से कम कंट्री को थोड़ा बढ़िया एडवांस बोला जाएगा। वो अमाउंट क्या है आगे आएगा, ठीक है, अगर जिसको पता हो बहुत बढ़िया भाई, ठीक। तो देखो, द मिक्स ऑफ गोल्स, मैंने अभी बोला कि डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि यार कोई एक चीज पे तुम बोल दो कि हाँ ये चीज हो गई, इसका मतलब अब अपन डेवलप्ड है। नहीं, डेवलपमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ गोल्स, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट। तो पीपल सीक दैट मोर देन जस्ट मनी, दे वैल्यू इक्वालिटी, सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड अ गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर। मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम्हारी बहुत अच्छी सैलरी है, तुम काफी सही अर्न कर रहे हो, बढ़िया पैसा आ रहा है, मजा चल रहा है, लेकिन तुम अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो तुमको डर है कि यार तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें कुछ हो ना जाए,
है ना। तुम जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, मतलब दिमाग में एकदम टेंशन बनी हुई है, तो एक बात बताओ, तुम्हारे लिए वो जो पैसा मिल रहा है, तुम्हें जो सैलरी मिल रही है, क्या वो वर्थ इट है? नहीं यार, मेरे लिए तो नहीं है, तुम लोग अपने लिए देख लो। तो एक डेवलपमेंट के साथ ये ज़रूरी है कि हमारी बाकी सारी जो चेकलिस्ट है वो भी कंप्लीट हो। ठीक है, हम लोगों के पास फ्रीडम हो, हम लोगों के पास एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, हम लोगों को इक्वलिटी मिले, राइट। तो यही सब चीज़ें हैं कि मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक। कंफ्लिक्टिंग गोल्स देखो क्या है। व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। एग्जांपल, डैम्स प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्प्लेसिंग लोकल कम्युनिटी। हाँ, कंफ्लिक्टिंग गोल्स। तो भैया कंफ्लिक्टिंग का क्या मतलब है? कंफ्लिक्टिंग का मतलब ये समझो यार, कि समझो जो चीज़ तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है कि वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो दूसरे के लिए उल्टा नुकसान ही करे। समझ रहे हो? मतलब एक के लिए डेवलपमेंट, तो हो सकता है कि दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो सकता है वो दूसरे के लिए और नुकसान हो। तो ये चीज हो सकती है, इसको बोला है कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, राइट। एग्जाम्पल देखो, समझो किसी एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो तुमने उन लोगों के लिए क्या किया कि कहीं उस गांव से थोड़ा दूर एक डैम बना दिया। ठीक है, वाटर डैम बना। वाटर डैम बना तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, तो डेवलपमेंट हुआ। तुम कहोगे कि यार भैया ये तो डेवलपमेंट ही है, बढ़िया है, डैम बन गई, बढ़िया हुआ। लेकिन एक चीज समझो यार, जिस जगह वो डैम बन रही होगी उस जगह भी लोग रह रहे होंगे। तो जब वो डैम बन रही होगी तो उन लोगों को वो जगह खाली करने को बोला गया होगा। वो लोग अपना पूरा सामान, सारी सारी मतलब अपने जो भेड़ बकरियां, जानवर, सब जितनी भी चीजें हैं, अपने जो यादें एक होती हैं एक घर में, उन सबको छोड़ के उनको किसी दूसरी जगह मोबिलाइज होना पड़ा होगा। तो यार उन लोगों के लिए तो नहीं है ये डेवलपमेंट, है ना। तो वही ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि वॉट एवर देयर इज डेवलपमेंट फॉर वन, देयर मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। तो डिफाइनिंग अ नेशंस ग्रोथ, डाइवर्स नोशन, डिफरेंट पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज अबाउट हाउ अ कंट्री शुड डेवलप। देखो, हर किसी के लिए अपने नेशन को डेवलप करने का तरीका अलग है। जैसे कि एक मान लो एक आर्मी ऑफिसर है ना, एक मतलब डिफेंस ऑफिसर एक है, वो कंट्री को सर्व कर रहे हैं, बॉर्डर्स पे है, हम लोगों के लिए दिन रात जगे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है कि कंपनी, मतलब जो इंडिया है अपनी, वो बढ़िया डेवलप करे, उनको बढ़िया एम्यूनेशन मिले, उनको बढ़िया वेपन्स मिले, ठीक है, ताकि वो जितनी भी ऐसी जो एक्टिविटीज हो रही है उनको रोक पाए। उनके लिए डेवलपमेंट का ये मतलब है। तो वो सर्व कर रहे हैं थ्रू सर्विस, है ना, वो अपने अपनी सर्विस के थ्रू इंडिया को सर्व कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है समझो, ठीक है, वो बिजनेसमैन जो भी इनकम जनरेट वो कर रहा है उसका एक शेयर, मतलब जो एज अ टैक्स, ठीक है, वो इंडिया को दे रहा है। तो उनकी जो इनकम है उसकी जो टैक्स वो लोग दे रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उन लोगों की वजह से इंडिया की इकोनॉमी चल रही है। तो ये उन लोगों का तरीका है इंडिया के लिए डेवलपमेंट करने का, है ना। ऐसे ही एक टीचर है जो फ्री में मान लो बच्चों को पढ़ा रहा है पूरा, तो उसके लिए वो तरीका है कि यार हम इंडिया को डेवलप कैसे कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसका एजुकेशन लेवल बढ़ा देते हैं ना। तो वो उनके लिए है। तो इसीलिए हर बंदे का, हर पर्सन का अलग अलग तरीका होता है इंडिया को डेवलप करने का, राइट। यही इस पॉइंट में बोला गया है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, हर किसी का इन सब का एक कोर ऑब्जेक्टिव है। वो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स चूजिंग अ फेयर एंड जस्ट पाथ दैट बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि हर किसी के ना मन में मतलब एक चीज क्लियर है बिल्कुल, कि यार हमें जो भी करना है उससे इंडिया के बहुत ज्यादा एक जो लोग हैं ना वो अफेक्ट होने चाहिए। यानी हम लोग किसी ऐसा ना हो कि किसी एक के लिए कर दें, दो के लिए कर दें, एक लार्जर मास उस चीज से जो है फायदे में रहना चाहिए। ठीक, ये कोर ऑब्जेक्टिव है। फिर देखते हैं बियॉन्ड जीडीपी, इट इंक्लूड्स फ्रीडम, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट एंड लाइफ विद डिग्निटी। वही मैंने बोला कि यार देखो, ये पैसा हुआ, इनकम हुआ, इन सब चीज़ों से बढ़ के भी और चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमको फ्रीडम मिले, यार फ्रीडम ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का, राइट। ये सब चीज़ें मैं कर चुका पहले डिस्कस। आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग कंट्रीज। तो देखो, हम लोग मतलब आपस में लोगों को तो कंपेयर कर लेते हैं, जैसे लाइक शर्मा जी पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, वर्मा जी थोड़ा वैसा है, थोड़ा इनका, समझ लो। तो लेकिन अब तुमने लोगों को कंपेयर कर लिया, तुमने सोचा है कि कंट्रीज भी आपस में कंपेयर करती होंगी, तो वो कैसे कंपेयर करेंगी वो देखते हैं। इनकम एज एन एट्रीब्यूट। तो देखो, एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम, द मोस्ट कॉमन टूल फॉर कंपेयरिंग कंपेरिजन। यानी कि एक हमारे पास एक टूल है जिससे हम कंपेयर करते हैं। वो टूल क्या है? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मतलब तुम लोग सबको एवरेज निकालना आता होगा, तो वही है यहाँ पे, बस इनकम का हम लोग एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज इनकम का जो फॉर्मूला है वो है टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, राइट।
यानी कि तुम एक कंट्री के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है सब लोगों की, चाहे किसी की इनकम 10 लाख रुपए पर मंथ हो, चाहे किसी की 10,000 रुपए पर मंथ हो, सबकी उसमें आएगी, ठीक है, हर किसी का कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा। तो एवरेज इनकम कैसे निकलेगी? टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ऐसे करके हर कंट्री की बनाते जाओ, जिस कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा, उस कंट्री को थोड़ा रिचर साइड घोषित कर दो, उसको जिसकी थोड़ी कम है वो थोड़ा सा लोअर इनकम बेस्ड कंपनी है, कंट्री है ना। कंपनी क्यों निकल रहा है मुझसे बार बार? देखो, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2017 का हमारे पास एक डाटा है, जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसने क्या क्लासिफाई कर दिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक फिक्स नंबर है, उससे कम अगर होगा तो कंट्री को ये घोषित कर देंगे, उससे ज्यादा होगा तो कंपनी को रिच घोषित कर देंगे। देखो क्या है, हाई इनकम वाली कंट्री कौन कौन सी हैं? जिसका यूएस डॉलर्स में 12,056 पर एनम और करोड़ हो, है ना। या फिर लो इनकम कौन सी है? जिसका यूएस डॉलर्स में 955 पर एनम और उससे कम हो। और इंडिया को क्या क्लासिफाई किया जाता है? देखो, इंडिया का जो है वो यूएस डॉलर्स में है 1820, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लो मिडिल इनकम कंट्री, राइट। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी, ठीक है। तो देखो, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, पहली चीज तो देखो, यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया है वो वर्ल्ड बैंक की अनलाइक देखो सुनो, यूएनडीपी कंपेयर करती है कंट्रीज को किस किस बेसिस पे, जैसे कि मतलब वर्ल्ड बैंक था तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ पैसों के बेसिस पे चीजों को कर दे रही थी, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि भैया सबसे मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बाकी और सारी चीजें भी होती हैं। तो इसीलिए ये बोला है कि ये वर्ल्ड बैंक की तरह काम नहीं करती, ये कंट्रीज को अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग एस्पेक्ट पे कम कंट्रीज को जो है तोलती है। जैसे कि क्या है कि एजुकेशन लेवल यानी कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, बच्चों का जो पढ़ने का टाइम पीरियड है वो कितना है, क्या है ना। हेल्थ स्टेटस मतलब कि यार किसी एक कंट्री के अंदर दुनिया भर का पैसा हो, लेकिन वहाँ की फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी ना हो, लोग पैदा हो रहे हैं मर जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई फायदा तो है नहीं। तो हेल्थ स्टेटस काफी एक जरूरी चीज बन गया। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि पर कैपिटा इनकम इन पीपीपी डॉलर्स, यानी उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़िया होना चाहिए, लोग अच्छा इन्वेस्ट करें चीजों में, है ना, अच्छा खाएं पिएं ओढ़ें, समझ रहे हो। तो वही कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तो वही वही वाला काम किया इधर यूएनडीपी ने, ठीक है। तो एच डी आई रैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग देखी गई, 2018 का ये डाटा है हमारे पास। तो श्रीलंका का जो रैंकिंग है वो है 76। अब श्रीलंका देखो कितना छोटा सा कंट्री है, ठीक है, अपनी कंट्री है ये, इधर है श्रीलंका, छोटा सा है, उसकी रैंकिंग देखो 76। इंडिया इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी रैंकिंग देखो 130, यानी कि तुम समझ रहे हो, एरिया बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कंट्री के पास कितना पैसा है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो सब ठीक होनी चाहिए, अगर वो सभी ही ठीक होंगी तभी जाके उस कंट्री का डेवलपमेंट, उस कंट्री का ग्रोथ ग्रोथ देखा जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो स्टेट लेवल कंपैरिजन। पैराडॉक्स क्या है कि हाई इनकम डज नॉट ऑलवेज मींस बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये एक पैराडॉक्स है। क्या पैराडॉक्स है? कि जिसके पास पैसा है यार उसकी तो जिंदगी बहुत बढ़िया चली ही रही होगी यार, देखो ऐसी चीजें नहीं होती। क्यों? मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा है ना, वो बहुत सारी हेल्थ से जो बीमारियां हैं उसको, उससे परेशान है, देख ही रहे होगे तुम, डायबिटीज शुगर ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल। तो जो पैसे वाले लोग हैं तुमने देखा है कि वो लोग खा पी भी नहीं पाते अपने मन का, उनको मीठा खाने के लिए उनके डॉक्टर्स ने रोका रखा है। बहुत सारी चीजें यार, दिमाग में हो सकता है टेंशन हो, वो लोग सो रहे हैं तो रात को उनके ये चल रहा है कि यार स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे ना हो जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो समझ रहे हो, ये चीज नहीं होती कि जिसका पैसा, जिसके पास ज्यादा है, जिसकी इनकम ज्यादा है, जो रिच है, जो वेल्थी है, उसकी लाइफ भी बेटर है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कंपैरिजन डाटा 2016 और 17 का देखो, हमारे पास 3 स्टेट है, हरियाणा, केरला और बिहार। तो देखो, हरियाणा का हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है बट हायर इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देन केरला। भैया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, आगे है डेफिनेशन बताता हूँ, समझो। हरियाणा के पास हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, हाईएस्ट, हम समझ रहे हो, पैसे वाले लोग हैं खूब अच्छे खासे हैं, लेकिन वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चा पैदा हो रहा है और मर जा रहे हैं बच्चे, तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं यार, कोई क्या फायदा है इतने पैसों का जब छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे हैं, नहीं है। बात करते हैं केरला की, लोअर इनकम देन हरियाणा, हरियाणा से कम पैसा है बट सुपीरियर हेल्थ फैसिलिटीज एंड लिटरेसी रेट 94%, ठीक है, ड्यू टू एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटी। हरियाणा का तुमने देख लिया। केरला देखो, केरला के अंदर
पैसा थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार उन लोगों ने किस चीज पे ध्यान दिया? उन्होंने ध्यान दिया हेल्थ केयर पे, उन्होंने ध्यान दिया एजुकेशन पे। 93-94% लिटरेसी रेट, समझ रहे हो? केरला के अंदर कितने हाई इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, कितना बढ़िया समाज होगा वहां का, लोग समझते होंगे एक दूसरे को। तो केरला इस टर्म्स में आगे है। बात करते हैं बिहार की। यार बिहार लैग्स इन ऑल इंडिकेटर इंक्लूडिंग लिटरेसी और नेट अटेंडेंस। बिहार क्या है ना यार, बिहार हर तरफ से पीछे छूट रहा है। कैसे? कि उनका जो लिटरेसी रेट है वो भी 62% है, तो लिटरेसी में भी आगे नहीं है, मतलब वो लोग, ठीक है। पर कैपिटा इनकम भी कम है। तो उसके भी रीजंस है यार, देखो अलग अलग रीजंस होते हैं बिहार के अंदर। जैसे कि बाढ़ आ जाती है, तो जब बाढ़ आती है तो उस वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं यार वो बहुत सफर करते हैं, बाकी अदर स्टेट्स नहीं करती। बिहार के अंदर कभी एकदम सूखा पड़ रहा है तो लोग उस वजह से परेशान है, कभी बाढ़ आ जा रही है तो 2-2 3-3 महीने तक वो लोग बाढ़ की वजह से परेशान है। तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि यार बिहार बेकार स्टेट है या जो भी है। देखो वो वहाँ के लोग मेहनती हैं, बिहार का बंदा बिहार से निकल के दूसरे स्टेट्स के अंदर दबदबा फैला रहा है, समझ रहे हो? तो इस वजह से बिहार के अंदर भी ये एक प्रॉब्लम है जो हमको एज अ होल देखनी पड़ेगी, बिहार को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज एंड हेल्थ का देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखो पीछे देखा कि केरला क्यों बढ़िया हो रहा है, क्योंकि वहां पे पब्लिक फैसिलिटीज एकदम टॉप नॉच है। तो हमको देखना पड़ेगा कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं। तो पब्लिक फैसिलिटी और हेल्थ के बारे में देखते हैं। कलेक्टिव वेल बीइंग सबसे पहली चीज, यानी कि ये एक पूरे एक ग्रुप के लिए देखी जाती है, किसी एक पर्सनल पर्सन के लिए नहीं है। पब्लिक समझ रहे हो ना, पब्लिक अकाउंट पब्लिक कर देना, प्राइवेट कर देना, अब समझे? ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ मनी देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मनी, मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। सही बात, तुमको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि यार पैसे से तुम साफ हवा नहीं खरीद सकते। इसका एक पुराना भी बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है और अभी का भी बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। कोरोना आया, कोविड-19 आया, पैसे वाले लोग भी घर के अंदर बंद थे और जो जो वर्कर लोग हैं वो लोग भी घर के अंदर बंद थे। तो कोरोना ने ये लोगों को क्लियर कर दिया कि यार देखो पैसे की वजह से ना तुम लोग फ्रीडम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तुम लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता, ठीक है। जब ऐसी महामारी आती है, जब ऐसी कोई डिजीज आती है तो वो हर किसी को देखती है, वो ये नहीं देखती कि यार ये पैसे वाला तो इससे दूर रहते हैं ना। तुम देख रहे होगे बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे, ठीक है, एक्ट्रेस एक्ट्रेस, ये सब लोगों को भी बहुत हुआ था, बड़े बड़े लोग बेचारे, बहुत सारे लोग इस बीमारी में मरे भी, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज है कि पैसों की तरफ से तुम वो सब नहीं कर सकते। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर। यानी कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए हम लोगों को एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, बना हुआ है ऑलरेडी, सरकार काम कर रही है इस पे। तुम देख रहे होगे राशन मिलते हैं लोगों को, ठीक है, हर महीने मिलते हैं, महीने में 2-2 बार भी मिलते हैं। कोरोना टाइम पे भी सबको राशन मिला, सब सारी चीजें हुई, तो वो जरूरी क्यों है यार? अगर तुम वो नहीं दोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डेली काम करके लाते थे और शाम को जब वो काम करते थे तो उनको 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये मिलते थे। तो जब वो पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का रात का खाना लेकर जाते थे। अब कोविड के टाइम पे या ऐसी जो और सिचुएशंस होती हैं इस टाइम पे, यार उन लोगों का काम तो रुक गया, सबका काम, बहुत सारे लोग ले ऑफ हुए, बहुत सारे लोगों का काम छिन गया, ठीक है। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके घर पे खाना कैसे बनेगा? तो ये वाली चीज भी एक जरूरी है कि जो पुअर लोग हैं, जो थोड़ा सा कम इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों का हम लोग ध्यान रखें, राइट। बॉडी मास इंडेक्स, ये एक रेशियो होता है। बॉडी मास इंडेक्स टूल है, जैसे कि हम लोगों ने एवरेज देखा था, वो एवरेज इनकम वाला, ये भी एक टूल है, ठीक है, टूल है ये भी एक। तो इसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड यूज टू डिटरमाइन इफ एन एडल्ट इज अंडर नरिश्ड और नरिश्ड और ओवर नरिश्ड, ठीक है। तो देखो बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन हाइट का। इसमें चीज क्या होती है कि हम लोगों को जो ध्यान रखना है कि एक तो जो अपना जो वेट है वो केजी में है, ठीक है, और जो अपनी हाइट है वो मीटर में है। अब इसके लिए क्वेश्चन पता है कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वो तुमको डेटा देगा वेट का, हाइट का, वेट का, हाइट का। तो इसमें तुमको वो बोल देगा 2-3 नाम देके कि क्या कहते हैं कि ये बताओ कि यार इसमें से कौन सा बंदा का बीएमआई ज्यादा है, किसका बंदे का बीएमआई कम है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछ लेगा कि कौन सा अंडर नरिश्ड है, कौन सा ओवर नरिश्ड है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने का चांस तो है यार, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। देखो यार हम लोगों को ऐसा तो करना नहीं है कि हम लोग अपने अपने बारे में सोचते रहे, आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसका हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो तुम समझो एक चीज,
हम लोग सब लोग जितने भी हैं, हम सब अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों अपने हमारे बारे में सोचते हैं, समझ रहे हो? तो हर कोई अपने बच्चे के बारे में सोचता है, ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं। लेकिन तुम दूसरों के बच्चे के बारे में सोचो, सब पूरी दुनिया के बारे में सोचो, वो एक बड़ी चीज है। हम लोगों को ये समझना चाहिए यार कि जैसे अभी है, हम लोग सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह सब चीजें, तो लाइफ का कितनी इजी है, 2 मिनट में जाओ पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवा लो, बढ़िया काम हो जाता है, गाड़ी चलती रहती है। अगर मान लो ये चीजें खत्म होने लग जाए, ठीक है, ये चीजें अगर खत्म होने लग जाए, जैसे कि देखो नीचे लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल वर्ल्ड रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू लास्ट ओनली अबाउट 50.2 मोर ईयर्स। यानी कि ये जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल ये सब चीजें, ये 50 साल और ज्यादा चलेंगी, बस ये सब खत्म होने की कगार पे है। तो इसलिए इनका यूज हमको थोड़ा ठीक से करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी यूज कर पाए, राइट? तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। और रिसोर्स एग्जॉशन के लिए यही एग्जांपल है हमारे पास, एक क्रूड ऑयल और एक ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्यों दिया? ग्राउंड वाटर यार इसलिए क्योंकि 1/3 ऑफ इंडिया इज ओवर यूजिंग इट्स ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। यानी कि 1/3, समझ रहे हो, 33% इंडियंस जो है वो एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं पानी का। और उसमें भी दो अलग से स्टेट के नाम सामने आए हैं, वो है पंजाब और वेस्टर्न यूपी। देखो वेस्टर्न यूपी और पंजाब में एक सिमिलरिटी है, वो ये है कि वहाँ पे ना एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, खेत वगैरह ज़्यादा है, तो इस वजह से पानी वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो शायद इसलिए भी वहाँ पे जो पानी की जो वेस्टेज है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। लेकिन तुम यार एक चीज़ समझो कि हम लोग किस मोड़ पर आ चुके हैं अपनी ज़िंदगी के, कि हम लोग हवा की बातें करते हैं। दिल्ली में AQI देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोग दिल्ली से छोड़ रहे हैं, दिल्ली कि नहीं रहना यहाँ पे यार, अपनी जॉब छोड़ दे रहे हैं। एक IAS ऑफिसर थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से, सिर्फ किस लिए कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो हवा पानी है वो ठीक नहीं है। समझ रहे हो क्या चीजें? हवा के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, पानी के ऊपर अपन लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन चीजों पर फिर ध्यान देने की जरूरत आ चुकी है। ग्लोबल इशू, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नॉट कन्फाइंड बाय नेशनल बाउंड्रीज। क्यों? यार देखो, कोरोना हुआ, बना कहाँ से था? चाइना में, लेकिन पहुंचा कहाँ? इंडिया में पहुंचा, पाकिस्तान में पहुंचा, USA में पहुंचा, कनाडा में पहुंचा, जापान में पहुंचा, पूरे पूरे वर्ल्ड में पहुंचा। यानी कि जो इंसान है, समझो, जो वो है, वो समझते हैं कि ये एक बॉर्डर है, ये इस बॉर्डर के पार हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारी बाउंड्री इतने में कन्फाइंड है, उसके पार नहीं जाना। इंसान समझ रहा है, वायरस नहीं समझ रहा ना यार। वायरस के लिए ओपन है, सारी चीजें ओपन फॉर ऑल है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज हमारी कंट्री में अगर खराब होगी तो उसका इम्पैक्ट बाहर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो इसलिए एज अ कंट्री हम लोगों को सोचना चाहिए कि चीजें अपने कंट्री में भी ठीक रहे और दूसरे कंट्री में भी ठीक रहे, राइट? आगे बढ़ते हैं, की डेफिनेशंस। लास्ट स्लाइड, चैप्टर खत्म, एकदम रैप अप होने पे आ गया। तुम लोगों ने बोला था कि भैया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, मैंने बोला बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर एज 1 पर 1000 लाइव बर्थ। यानी कि 1000 बच्चों का अगर जन्म हुआ है तो उनमें से एक मर रहा है, इसका एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, क्योंकि यार हम क्यों चाहेंगे यार कि बच्चा पैदा हुआ और वो मर जाए? ये तो मतलब बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं ना ये चीज। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल ही कम होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ होना ही नहीं चाहिए। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोग, पढ़ाई लिखाई बच्चों की, तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 7+ हु कैन रीड एंड राइट। यानी 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है, पढ़ना लिखना। यानी कि तुम एक चीज देखते हो, पहले का लिटरेसी रेट इतना कम था कि हम लोगों के दादाजी इन लोगों के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साइन करना नहीं जानते थे। मतलब तुम समझ रहे हो, वो लोग साइन करना नहीं जानते थे, वो लोग थंब इम्प्रेशन यूज करते थे, ठीक है, थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन समझ रहे हो, अंगूठा। तो इसलिए वो लोगों का लिटरेसी रेट कम था, इसलिए ऐसी चीजें हुई। फिर अगला एक जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक एज ग्रुप अटेंडिंग स्कूल। हम लोगों का जो बच्चों वाला टाइम पीरियड है जिसमें हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए, उसमें सच में बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसका भी एक रेशियो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस नाम के लिए हम लोग बस रजिस्टर हो गए हैं स्कूल में और जावा नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है भाई, जाना चाहिए स्कूल। इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी चीजें यूज करी, जैसे कि एक चीज आई थी बीच में, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। तो मिड डे मील स्कीम में क्या हुआ था? मिड डे मील स्कीम में गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है मील प्रोवाइड करती थी, खाना पीना प्रोवाइड करती थी। तो बच्चों के लिए एक वो भी था, मजा आता था उनको कि चलो यार स्कूल चल रहा, पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी, खाने पीने को भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था काफी। फिर लास्ट जो है हम लोगों का वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि बच्चा पैदा हुआ
तो हम लोग ना एडवांस में ही ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आज के टाइम पे कितनी मतलब सोचते हैं ना कि आदमी कितना चलेगा, मतलब देसी भाषा है कि आदमी कितना चल रहा है आज के टाइम पे। तो 70 से 80 की उम्र है। पहले के लोग देखते हो, पहले के लोगों का रहना खाना पीना कितना बढ़िया था। लोग 80 80 90 90 100 100 साल तक लोग जीते थे। आज के टाइम पे नहीं है। क्यों? मार्केट के अंदर यार केमिकल्स इतना आ चुके हैं चीजों में, एनवायरनमेंट इतना खराब है, बीमारी इतनी लग रही है, तो कोई कैसे इतना लंबा टिक पाएगा। इसीलिए ये बोला है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिंदगी कितनी मतलब समझ रहे हो बड़ी। और डायलॉग तुमने सुना होगा कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अब सोचो, अब तुम बहुत बड़ी एकदम जिंदगी जी गए 80 90 साल की, और कुछ कर तो पाए नहीं जीवन में, कुछ बढ़िया नहीं कर पाए, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, देश को कुछ दे नहीं पाए, कोई फायदा नहीं है भाई। छोटा जियो, बड़ा जियो, लोग याद रखें तुम्हारा नाम, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में सोचे कि यार कुछ तो हमारा लड़का हमारी लड़की ऐसा कर गई यार, जिसके लिए हम आज भी जाते हैं तो बाहर 4 आदमी मिलके हमको सलाम करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर होता है तुम्हारा खत्म। ठीक है, थैंक यू वाली स्लाइड कहाँ गई? ये रही, थैंक यू वाली स्लाइड भी आ गई है। अब तुम लोगों को करना क्या है, देखो ये जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ तुमको एक बार फिर से इस चैप्टर का रिवीजन करना है। ठीक है, तुम लोगों को अपने जो नोट्स हैं, ठीक है, उनको एक बार फिर से गो थ्रू करना है। ठीक है, और लास्ट में तुम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तुमको इस चैप्टर के PYQs लगा देने हैं। राइट? ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना होता है रैप अप। थैंक यू गाइस, आगे आने वाले चैप्टर में फिर से मिलते हैं, पूरा सिलेबस एक एक करके खत्म करते हैं। ठीक है।